Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir. आज के वीडियो का टॉपिक लिया गया है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले होते हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें होती हैं और उस पे जो फार्मूला इस पे जो फार्मूले दिए गए हैं उनमें हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आंटो फंक्शन नंबर ऑफ आंटो फंक्शन या कैसे निकालते हैं उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव फंक्शन कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे समझते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आज हम मेनली जो है किसी भी चैप्टर में, जैसे हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर लिया है, तो मेनली आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेंगे। मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को समझाना है, डिस्कशन करना है, क्योंकि बच्चों के सामने ज़्यादा प्रॉब्लम केस स्टडी बेस को लेकर ही है। बाकी क्वेश्चन तो वो कर लेंगे, लेकिन केस स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं बच्चे। तो ये इसलिए हमने केस स्टडी बेस क्वेश्चनों को उठाया है। तो और सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्ज़ाम में ये के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशन एंड फंक्शन है। और मुझे लगता है कि लास्ट वाला चैप्टर जो एओडी है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट एंड नॉर्मल, इनसे मेनली जो है, और मैट्रिक्स भी हो सकता है, इनसे मेनली जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। और यही 3-4 टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, जिन पे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो रिलेशन एंड फंक्शन है उस पर ध्यान दिया जाए और डिस्कस किया जाए कि क्या क्या हो सकता है। तो एक पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इंस्पेक्शन वाज कंडक्टेड इन ए गवर्नमेंट स्कूल एट Delhi. The inspection team visited class second year and selected 2 sets A B and are 3 student each. मतलब सेट ए में भी 3 स्टूडेंट को लिया गया और सेट बी में भी। सेट ए में 3 बॉयज़ को लिया गया B1 B2 B3, और सेट बी में 3 गर्ल्स को लिया गया G1 G2 G3। ये बॉयज़ एंड गर्ल बी जो है बॉयज़ के लिए और जी जो है गर्ल्स के लिए यूज किया गया है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये हमें ध्यान देना है कि आंसर ऑफ ध्यान देना है कि हाउ मेनी, इस पे ध्यान देना है कि कैसे इसको लगाया जाएगा। इस पे कोई जल्दीबाजी नहीं करना हम लोगों को। तो कह रहा हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। खैर ये तो बहुत आसान है कि हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ए टू बी। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर सेट ए हमारे पास है B1 B2 B3 3 स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए 3 हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी भी 3 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, जो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो इसके जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the पावर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 into 3, यानी 2 to the पावर mn होता है। m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो mn होता है, तो जहाँ m और n दोनों की वैल्यू 3 दी गई है, इसलिए 2 to the पावर 9, या इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 512 आएगा। और इस तरह से हमारा ये डी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जब आती है बात कि हाउ मेनी
फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं, हाउ मेनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। और हमने आपके लिए एक नोट्स बनाया हुआ है कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें तो आपको भी आनंद आएगा। ये नोट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखें। ये भी केस स्टडी बेस एग्जाम्पल के लिए हमने नोट्स बनाया था, तो इस नोट्स को भी ध्यान में देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसके लिए देखिए फॉर्मूला है 2 to the power n a इंटू एन बी जो लिखा हुआ है। एन ए का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ हमने लिखा भी है कि 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि जो ए और बी के सदस्यों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर भी वही है, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 9, यानी 512 उसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी हमने वही एग्जाम्पल इत्तेफाक से लिया हुआ है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट हैं। तो जब भी हम रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो 2 to the power mn होगा, m इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और n इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 to the power 3 इंटू 3 यानी 2 to the power 9, 512 ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ फंक्शन की बात ए टू बी होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी ये होता है। तो इसमें जब फंक्शन की बात आती है नंबर ऑफ फंक्शन, तो जो एलिमेंट ऑफ बी होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, उनका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेट हमने लिया है ए एक्स वाई जेड, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बी इसमें भी ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, और इसका जो आंसर होगा बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होगा। यहाँ फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है एन बी टू द पावर एन ए, और दोनों 3 है तो 3 to the power 3 27 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी देखते हैं और ये सवाल भी हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है अभी हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे लिखा है ना कि हाउ मेनी फंक्शन कैन डिफाइंड बी फ्रॉम ए टू बी, और हमारे पास ए के लिए यहाँ भी 3 सदस्य हैं, वह b1 b2 b3, और बी के लिए भी 3 सदस्य हैं, g1 g2 g3। तो नंबर ऑफ फंक्शन हाउ मेनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ भी क्या होगा 3 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की बात पूछ रहा। अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ फंक्शन जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है उनका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है 3 है और बी भी 3 है, तो 3 बी पे पावर जो है ए, इसका पावर ये होगा तो 3 पावर 3 यानी 27। तो हमारा दूसरे का भी आंसर होगा बी 27 आंसर हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब 1 1 ऑन 2। तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है बाइजेक्टिव फंक्शन कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मैं देखिए फॉर्मूले के माध्यम से एक बार समझा दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। ये फैक्टोरियल 3 इसलिए लिखा हुआ है कि जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने ए में भी 3 हो और बी में भी 3 हो, तो जब दोनों बराबर होंगे तभी हम बाइजेक्टिव फंक्शन निकाल सकते हैं। 1 1 ऑन 2 इसीलिए होता है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो जब नंबर ऑफ, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी m और बराबर अगर होते हैं तो फैक्टोरियल m, यानी दोनों ही जब बराबर हैं तो जो नंबर ऑफ सदस्य होंगे इसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे इसमें 3 और 3 हैं, इसीलिए इसका आंसर फैक्टोरियल 3 लिया गया। और फैक्टोरियल 3 को हम ब्रैकेट खोल देंगे तो 3 इंटू 1 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम दोनों सेट में यानी सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन ऑफ फंक्शन निकल आएगा।
और नहीं अगर दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी सपोज करिए कि अगर इसमें दोनों बराबर सदस्य, माने इसमें 3 और इसमें 2 होता, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं निकाल सकते, उसका आंसर सीधे सीधे आप 0 लिख सकते हैं। ये इसकी खास बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 कि अगर m और n बराबर नहीं हैं, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी अगर बराबर नहीं है, तो उसका आंसर 100% 0 होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी अगर बराबर है, तभी हम बाइजेक्टिव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी है, इसलिए इसका जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा फैक्टोरियल 3 होगा। और फैक्टोरियल 3 को जब भी हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ फैक्टोरियल अगर 3 मैं लिख रहा हूँ, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर 6 हो जाएगा, ये बी आंसर सही होगा हमारा। अब आगे चलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n -1, 2 टू द पावर n -1 होता है। और n जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि ए के लिए है और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ध्यान दें। यहाँ देखिए मैं फॉर्मूला लिख रखा हूँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए 2 टू द पावर n -1। तो n -1 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक सेट ए क्या है? 3, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 3 रखेंगे, 2 टू द पावर 3 एंड 3 -1, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 अर्थात 2 टू द पावर 6। और 2 टू द पावर 6 का जो आंसर हो जाएगा, 5 पे 32 होता है और 6 पे 64 होगा। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट बी, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट बी होगा। तो सबसे पहले हम सेट बी के नंबर्स को ध्यान में रखें। सेट बी में कुल 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके एक बात तो हम तय कर लेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, तो उसमें 2 सेट हमें आसानी से मिलते हैं। कौन कौन? एक आइडेंटिटी रिलेशन हम आसानी से समझ सकते हैं और एक यूनिवर्सल रिलेशन। और हम आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी ये जानते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब पहले समझ लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है कि जब कोई रिलेशन दिया गया हो वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन 100% इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता। आंख मूंद करके आप इस बात को कह सकते हैं, अगर आइडेंटिटी रिलेशन दिख गया तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि वो तीनों को क्वालिफाई करता है। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन तो वैसे ही तीनों सब समाहित होती है यूनिवर्सल में, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इसलिए 2 रिलेशन जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको पूरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसमें पूरा टोटल जब ले लेंगे तो यूनिवर्सल हो जाएगा। और जब केवल 1 1 2 2 3 3 लेते हैं, या G1 G2 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 और G3 G3 जब लेंगे, तो वो हमें रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी रिलेशन शो करेगा। तो इस तरह से हमने एक सवाल को समय बचाने के लिए हमने लगा रखा है। तो इसे आप देख सकते हो, देखिए आपके सामने हमने बनाया सेट को, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट बी, सेट बी में एलिमेंट्स हैं देखिए B1 B2 B3। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया B क्रॉस B।
B1 B2 B3 B1 B2 B3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए हो जाएगा B1 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 B2 B1 B3 फिर B2 B1 B2 B3 B2 B2 और B2 B3 फिर B3 B1 B3 B2 और B3 B3 हो जाएगा। अब इनमें से हम लोगों को देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा और ये पक्के से जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। तो हम पहला रिलेशन ले रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है B1 B1 B2 B2 और B3 B3। अगर 3 सदस्य हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब B1 B1 B2 B2 और B3 B3 होना चाहिए। और जब हम आइडेंटिटी रिलेशन लेंगे तो ये 100% इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, या आप बिना सोचे समझे आप इसको लिख सकते हैं। और जो यूनिवर्सल रिलेशंस होते हैं वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो दो रिलेशन तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तीसरे रिलेशन की बात करते हैं आइडेंटिटी के साथ, जैसे B1 B1 B2 B2 और B3 B3 के साथ B1 B2 और B1 B1 B2 B1 लेना होगा, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्योंकि देखिए B1 B2 और ये B2 B2 है, फिर B3 B3 है, B1 B2 है तो पक्का से B1 B2 है तो B2 B1 होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक को शो करेगा। और ट्रांजिटिव के शो करने के लिए अगर B1 B2 है B2 B1 है तो B1 B1 चाहिए, जो B1 B1 हमें यहाँ दिखाई जाता है, ट्रांजिटिव भी होल्ड कर जाएगा। सेम इसी प्रकार से चौथा रिलेशन जो होगा आइडेंटिटी के साथ साथ B2 B3, देखिए B2 B3 और B3 B2, तो ये भी उसी तरह से सिमेट्रिक तो होल्ड करेगा ही, साथ ही में ट्रांजिटिव भी होल्ड कर जाएगा। देखिए B2 B3 है B3, तो अगर B2 B3 है, B3 से B2 शुरू हो रहा है तो B1 B2 B2 होना चाहिए, जो यहाँ पे मौजूद है। और पांचवें में भी आप यही कर सकते हो कि आइडेंटिटी के साथ देखिए B1 B1 B2 B2 B3 B3 के साथ B1 B3 और B3 B1 लेंगे, ये भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो नंबर होगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा हमारा पहला, ये 5 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट बी इज 5। तो इस तरह से हम इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ये केस स्टडी बेस क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अचानक एग्जाम में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब एक और केस स्टडी बेस देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप एनालाइज करिए। देखिए यहाँ पे केस स्टडी 2, द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ आर टू आर, अर्थात हमारा डोमेन भी रियल नंबर है और हमारा को डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज गिवन बाय, मॉड एक्स का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह से बनता है। और आप इस ग्राफ को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि इसका जो डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन को डोमेन नहीं। आप रेंज की बात करो, रेंज देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा पूरा आगे की तरफ जा रहा, अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर आपका रेंज होगा, इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो पहला ही सवाल देखिए पूछा है, देखिए पहला ही सवाल पूछा गया है कि द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ क्या होगा। तो आप देखिए ध्यान से कि 0 वाई एक्सिस ग्राफ में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और आगे कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसलिए क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट हमारा जो है ये ए जो है हमारा यही ए जो है रेंज हो जाएगा, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में क्लोज इंटरवल लगता नहीं, 0 इनक्लोज है क्योंकि 0 शामिल है इसमें, इसलिए 0 टू इनफाइनाइट पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए फंक्शन इज, अब ये फंक्शन क्या होगा। तो अगर आप पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, ऐसे एक लाइन अगर ऐसे खींच दें, देखिए मैं यहाँ खींच कर बता दे रहा हूँ। अगर एक ग्राफ में मैं बनाता हूँ इस तरह से, और ये मॉड का ग्राफ है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया जाए, तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है y वाली ये सेम है, और ये x1 है और ये x2। तो आप देख रहे हो कि x1 x2 दो मान के लिए हमें डोमेन में को डोमेन में एक ही वैल्यू मिल रही है,
अर्थात ये सिचुएशन है x1 x2 और यहाँ वैल्यू 1 मिले, तो क्या ये फंक्शन होगा? कभी नहीं होगा। ये फंक्शन को ही होल्ड सॉरी ये 1 1 को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही है, तो ये 1 1 को होल्ड नहीं करेगा। ये क्या होगा? दिखाई दे रहा है मेनी वन, इसलिए हम इसका आंसर आसानी से कह सकते हैं कि ये पूछ क्या रहा, फंक्शन इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और मेनी वन इन टू। तो ये जो डी आंसर आपका होगा मेनी वन, ये आपका डी आंसर मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन f इज सच दैट R2 इनफाइनाइट, ये 0 टू, ये आपका जो कोडोमेन की जगह पे आपका सीधे सीधे रेंज दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन होगा ये आंटो को शो करता है। किसी फंक्शन को अगर आंटो शो करना है या आंटो सिद्ध करना है तो कोडोमेन को रेंज के बराबर सिद्ध कर दिया जाए। और ये इसमें यही दिखाया है कि देखिए यहाँ पे जो कोडोमेन है वो रेंज, जो यहाँ रेंज इसका है, ये जो रेंज हम लोगों ने निकाला वही कोडोमेन में दिया गया। इसका मतलब कि पक्का ये आंटो फंक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आंटो का मतलब सर्जेक्टिव होता है, इंजेक्टिव माने 1 1, सर्जेक्टिव माने आंटो, बाइजेक्टिव माने 1 1 आंटो, ये तो मेनी वन इन टू है। तो इस तीनों आंसर नहीं हो सकता, ये बी आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा, बी। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या इसकी होगी। मिनिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि जहां से स्टार्ट हो रहा है इसके नीचे तो आ नहीं रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू यही होगा। और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ इनफाइनाइट की ओर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। कोई भी ग्राफ अगर आपको इस तरह दिख रहा हो, अगर इस तरह कोई भी ग्राफ दिख रहा हो, ऐसे कोई भी ग्राफ अगर है, तो आप मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाइंड। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और ग्राफ अगर इस तरह से टेंड्स करता हो, अगर ऐसे आ रहा हो, तो आप मैक्सिमम वैल्यू उसका फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए नीचे ग्राफ जा रहा है तो मिनिमम नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपके कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 0 हो जाएगा। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने केस स्टडी बेस आपको बता दिया। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से मैं मैक्सिमम इन में या आगे के आने वाले चैप्टर में जल्दी ही, अब यहाँ देरी नहीं मैं करूँगा, ये वीडियो अतिशीघ्र आ जाएंगे आपके सामने।